हेलो स्टूडेंट्स, आज जीओसी 2 का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्वेंट्स, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीखा था। आज हम लिविंग ग्रुप, रिएक्शन इंटरमीडिएट और टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो लिविंग ग्रुप। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप, इसके नेम से ही पता चल रहा है, जो ग्रुप लीव कर दे उसको क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप। अब किसको लीव करेगा भाई? रिएक्शन में किसको लीव करेगा? रिएक्टेंट को लीव करेगा। जो ग्रुप रिएक्टेंट को लीव कर दे उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये रिएक्शन दे दी, RCl रिएक्ट विद OH माइनस, ठीक, एंड गिव्स ROH एंड Cl माइनस, ठीक। अब आप यहां पे देखो, यहां पे हमारा रिएक्टेंट क्या था? अल्काइल क्लोराइड था। तो अल्काइल क्लोराइड को किसने लीव किया? क्लोरीन ने लीव किया एज एन एनायन। तो यहां पे Cl माइनस ये क्या है? आपका लिविंग ग्रुप है। तो लिख दे यहां पे लिविंग ग्रुप। तो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? स्पीसीज which leaves or can be eliminated from reactant as an anion is called living group। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। भाई जरूरी नहीं है वो एनायन हो, कभी कभी वो न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो एनायन ही होता है। बात समझ में आ गई भाई? ऐसा स्पीसीज जो रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को एज एन एनायन लीव कर दे उसको लिविंग ग्रुप कहेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है? ये तो डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन अब ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनमें से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है तीनों में? तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा? अब देखो, जैसे यहां पे ये दिए गए होंगे आपको RCl, RBr और Ri, ठीक। RCl में से Cl माइनस एज ए लिविंग ग्रुप आएगा, RBr में से Br माइनस आएगा, Ri में से I माइनस आएगा। अब देखो सबसे जल्दी कौन सा आएगा? जैसे ही ये अपने सबस्ट्रेट को यानी रिएक्टेंट को छोड़ेगा तो ये एनायन बन रहे हैं, तो जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। क्योंकि देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी तो होगी जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रही बात? तो जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। अब सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम जीओसी 1 में सीख चुके हैं। अब आपको पता है इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का है। तो बड़ा एनायन जो होता है उस पे चार्ज डिस्पर्स रहता है, चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स रहती है, और जब भी चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स होती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये तो आपको पता ही है। तो यानी आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है, इसलिए सबसे बेटर लिविंग ग्रुप यही होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको भी लिखना नहीं है, दोबारा मैं लिखवा दूंगा, बस आपको समझाया था। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, या बोल दो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो सबसे पहले तो मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लो, फिर ये आप कॉन्सेप्ट लिख लेना, फिर उस पर हम एग्जाम्पल कर लेंगे, और इतना सा अपने को लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, स्पीसीज which can be eliminated or leave reactant as an anion is called living group। समझ आ रही बात? अब हमने क्या सीखा? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो ज्यादा स्टेबल एनायन होते हैं वो घटिया बेस होते हैं, यानी जो अच्छे बेस होते हैं वो कम स्टेबल एनायन होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखो हम ये भी बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। भाई जिस एनायन की या जो लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो वो क्या होगा? बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो घटिया लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां पे एक पॉइंट भी लिखते हैं, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आती है आपके एग्जाम्स में। देखो, वीकर बेस
वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। सही बात है कि रॉन्ग है? बताओ भाई। एकदम सही है। वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपने क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट सारा सीख लिया, अब डायरेक्ट एग्जांपल्स करने हैं। जैसे यहां पे बात की जाए OH माइनस है और SH माइनस है, ठीक। तो देखो यहां पे ऑक्सीजन पे एनायन है, यहां पे सल्फर पे एनायन है। अब ये देखो एक ही ग्रुप के हैं तो इसका साइज बड़ा है, और जिस एनायन का साइज बड़ा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर इसको बेसिक स्ट्रेंथ से करें तो देखो इसका साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक लिविंग ग्रुप होगा, तो उससे भी कर सकते हो, ठीक। सिमिलरली अगर इसमें बात की जाए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन आयन, ये दे दिया आयोडाइड आयन, ठीक। अब इसमें आपको बताना है, तो आप सब जानते हो सबसे बढ़िया बेस बताओ कौन सा है। इनमें सबसे छोटा एनायन ये है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो सबसे बढ़िया बेस ये होगा, और सबसे बढ़िया बेस होगा तो सबसे घटिया लिविंग ग्रुप होगा, इसमें कोई डाउट है क्या? ये ऑर्डर आएगा, हो गया बेसिसिटी से। अब अगर आप इसको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से करना चाहो, ये सबसे बड़ा एनायन है तो ये एनायन सबसे बड़ा, तो इस पे चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? डिस्पर्स रहेगी, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा डिस्पर्स होगी एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यहां पे छोटा एनायन है, छोटे एनायन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा बनी रहेगी, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए घटिया लिविंग ग्रुप है, और आयोडाइड आयन बढ़िया लिविंग ग्रुप है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? नेक्स्ट देखो, ये दे दिया जाए ये नेक्स्ट जो आता है CF3SO3 माइनस आयन, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन, ठीक। ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, और इससे भी तगड़ा लिविंग ग्रुप होता है C4F9SO3 माइनस, ठीक। इसको सुपर लिविंग ग्रुप कहते हैं। देखो ये सुपर लिविंग ग्रुप है। अब इनमें सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा? सुपर लिविंग ग्रुप ही होगा। फिर भी अगर एग्जांपल के तौर पे आपको समझना है क्यों होगा, देखो इसमें भी SO3 माइनस आयन है, इसमें भी SO3 माइनस आयन है, और SO3 माइनस आयन में आप जानते हैं 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसमें भी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें भी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पे फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन किसका काम करेगा? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो माइनस आया काम करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। यहां पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, यहां पे 9 फ्लोरीन लगे हैं, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, ज्यादा स्टेबल एनायन होगा तो बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। समझ आ रही है? तो ये एग्जांपल्स हो गए, ये सिंपल 2-3 एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं, ये मैंने इनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी यहां पे लिखी है, ठीक। इसके बाद एक ऑर्डर और मैं आपको कराऊंगा जिसमें सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लो, ये वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पे स्टार लगा लेना। जो हैलाइड आयंस वाला है ना, ये वाला, ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। इसको येलो कलर के पेन से मैं सेव कर देता हूं, देखो, ठीक। इस पे स्टार लगा लेना, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए अपने को और एग्जांपल करने हैं, तो लिखो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक। ये एग्जांपल्स जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, यही आपके एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फिनॉक्साइड आयन दे दिया जाए, ये दे दिया आपको फिनॉक्साइड आयन, ठीक। नेक्स्ट दे दिया आपको बेंजोइक एसिड का एनायन, बेंजोएट एनायन, ठीक। और फिर नेक्स्ट केस में बेंजोएट एनायन पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट केस में यहां पे बेंजीन के ऊपर
SO3 माइनस ग्रुप लगाया गया और पैरा पोजिशन पे ये लगा दिया मिथाइल ग्रुप। फिर नेक्स्ट केस में बेंजीन के ऊपर केवल SO3 ग्रुप लगाया गया। उससे नेक्स्ट केस में बेंजीन पे पहले तो SO3 ग्रुप लगा दिया। चाहो तो साथ के साथ लिख लिया करो, जब तक मैं नहीं समझाऊं तो लिखते टाइम मत देखा करो, लिखते टाइम साथ के साथ नोट कर लिया करो, लेकिन जब समझाऊं ना उस टाइम बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। देखो इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एनायन बना रहे हैं और इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दिया। देखो इस केस में है ना, जब बेंजीन के ऊपर ये SO3 माइनस लगा हो तो इसको बेसाइलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाइलेट आयन। ठीक। और जब ये टोलिन पे लगा हो तो इसको टोसाइलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोसाइलेट आयन। और जब ब्रोमोबेंजीन पे लगा हो तो इसको ब्रोसाइलेट आयन कहते हैं, ब्रोसाइलेट आयन। और जब नाइट्रोबेंजीन पे लगा हो तो इसको नोसाइलेट आयन कहते हैं। ठीक। अगर नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। और ये आप जानते हैं इनके नेम, कोई डाउट है क्या? अब देखो इनमें आपको क्या करना है। अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। अगर यहां पे देखा जाए, देखो इसमें क्या है, सिंपल नॉर्मल रेजोनेंस है ठीक। और इन दोनों में क्या है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में आपको समझ आ रहा है 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? देखो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे, जिसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर उसके बाद 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले, और फिर नॉर्मल रेजोनेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से कम इफेक्टिव होता है। ये आपको पता है। तो सबसे कम स्टेबल तो यह होगा, फिर ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले ज्यादा स्टेबल, और उससे ज्यादा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले स्टेबल होंगे। लेकिन अब इनमें कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखो बेंजीन पे कुछ नहीं लगा, यहां पे NO2 लगा, -N ग्रुप लगा है, एनायन को स्टेबलाइज करेगा, ये ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। फिर इसके बाद इनमें अगर बात की जाए, यहां पे देखो सब में बेंजीन के ऊपर SO3 आयन लगा हुआ है, इसमें बेंजीन के मिथाइल ग्रुप लगा, इसमें बेंजीन पे कुछ भी लगा, यहाँ पे बेंजीन पे ब्रोमो लगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा। तो ये -M ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एनायन को। फिर ये ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, ये भी स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगा और ये हाइपर कॉन्जुगेशन का काम करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा एनायन को, ये ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन लिखा है और कुछ भी नहीं किया। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तो ऑर्डर ठीक है। अब इनसे भी ज्यादा स्टेबल एनायन कुछ होते हैं, जैसे ट्रिपलेट एनायन की बात की जाए, वो इनसे भी ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसके भी आगे आएगा। ठीक। CF3SO3 माइनस आयन, ये मैंने पीछे बताया था आपको, ट्रिपलेट आयन। ठीक। और इसके बाद जो आता है H3O+, ये अगर ग्रुप कहीं पे दिया है, ये वाला ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक। तो इस केस में ये और ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। और इससे भी ज्यादा स्टेबल एनायन एक और होता है, वो होता है आपका N2+ एनायन, N2+ आयन, सॉरी एनायन नहीं, ये कैटायन है। तो ये कैटायन है, ये भी लिविंग ग्रुप में, ये क्या निकलेगा, ये वाटर के रूप में, ये वाटर के रूप में लीव करता है, और ये आपका N2 के रूप में लीव करता है। अब ये देखो, ये वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों है, लिख देता हूं यहां पे मैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप इन वर्ल्ड, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ऐसा क्यों? देखो जब ये लीव करता है तो किसकी फॉर्म में करता है, N2 की फॉर्म में करता है। N2 क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और N ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो ये किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में N2 गैस कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है, और 78% इतनी ज्यादा पाई जाती है। सोचो अगर ये रिएक्टिव होती तो क्या करती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फिर क्या करते, वाटर के साथ रिएक्ट करते, और जब बरसात आती तो क्या होती, एसिडिक रेन होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इजीली रिएक्ट नहीं करता, ये इनर्ट नेचर का होता है।
क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? इसके ट्रिपल बॉन्ड की हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण। समझ आ रही बात? इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए सबसे जल्दी ये लीव करता है, इसलिए वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया। अब यहां पे जो ये एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं, ठीक, इन एग्जाम्पल से बाहर कभी भी एग्जामिनर आपसे सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। एक जो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, सीधा पूछ लेगा इनमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको आना चाहिए और ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। मान लीजिए थोड़ा बहुत एग्जामिनर अगर चेंज कर भी दे, तो आपको तो सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनआईएन, और स्टेबिलिटी ऑफ एनआईएन से कभी ना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर उसका उल्टा होगा। ऐसे कर लेंगे तो ऐसे अपना लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। वैसे हम जीओसी 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने सारे नहीं पढ़े थे। तो आपको याद है कि हमने जीओसी 1 में क्या सीखा था कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक चीज बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं ये हमने पढ़ा था, 5 टाइप के होते हैं। एक तो आपका क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन बन सकता है, बोलो भाई कार्बोकैटायन बन सकता है। सेकंड आपका कार्बा एनायन बन सकता है, ठीक। थर्ड कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल। और क्या बन सकता है, और इसके अलावा कार्बिन बन सकता है, एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रिन बन सकता है। अब देखो पहले 3 जो है ये अच्छे से हमने जीओसी 1 में पढ़ लिए, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, रिवाइज फ्रॉम जीओसी 1, रिवाइज फ्रॉम जीओसी 1 ऑफ बीवाइज, ठीक। बीवाइज की जीओसी 1 से रिवाइज करें। समझ आ गई बात? फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कार्बिन और नाइट्रिन अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो कार्बिन। तो कार्बिन में क्या करेंगे, देखो कार्बिन क्या होता है, कार्बिन न्यूट्रल कार्बन, न्यूट्रल कार्बन which have 2 bond pair and 2 non-bonding electrons, non-bonding electrons is called कार्बिन। बात समझ में आई? कैसे लिख देंगे, देखो यहां पे ये होता है, जैसे एक कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है। ये दोनों पेयरिंग में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। समझ आ रही बात? वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बॉन्डिंग में नहीं होंगे, ठीक। तो इसको कार्बिन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें, जैसे CH2 है, तो CH2 क्या है, इसको कहेंगे हम मिथाइल कार्बिन, मिथाइल कार्बिन। बात समझ में आई, ठीक। और ऐसे ही अगर यहाँ पे CCl2 होता तो इसको क्या बोलते, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक। और यहां पे मान लीजिए ऐसे लग जाए, 2 फिनाइल ग्रुप लग जाए, ऐसे आ जाए अपना, ठीक। ये 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिए तो इसको बोलेंगे डाई फिनाइल कार्बिन। अब नेक्स्ट, अब बनता कैसे है, 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे आगे रिएक्शंस में आएंगे, फिर भी मैं यहां पे भी लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए CH2N2 अगर मेरे को दे रखा है, अगर सिंपली मैं इसको हीट कर दूं तो हीट करने पे ये क्या देगा आपको, एक तो ये आपको ये मिथाइल कार्बिन देगा और एक N2 गैस देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सिमिलरली अगर यहां पे आपको CH2I2 दिया हो तो इसकी रिएक्शन अगर जिंक के साथ करवाई जाती है तो यहां पे ये भी मिथाइल कार्बिन देता है और ZnI देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ZnI2, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल आता है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन में, जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन बनता है।
डाइक्लोरोकार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, वो आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, वो रिएक्शन में प्रॉपरली मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो एक बार यहां पे लिख लिया जाए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो 2 बार हो जाएगा आपका। तो CHCl3 की जब एक्वस KOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन फर्स्ट स्टेप ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन, देन डाइक्लोरोकार्बन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, ये बनता है। ये क्या है, कहां कौन सी रिएक्शन का स्टेप है, राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। अभी अगर आपने नाम पहली बार सुना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत मजेदार और इजी सी रिएक्शन है। ठीक, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आगे करेंगे। लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बन पढ़ने से पहले अपने को मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लो होन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्या लिखना है, होन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब होन्स का नाम आते ही आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की याद आ रही होगी, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को नहीं जाना, ओनली अपने को मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला करना है। तो मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब S यहां पे क्या है, S इज टोटल स्पिन। व्हाट इज S? S इज टोटल स्पिन। और यहां पे आप ये भी बोल सकते हो S क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखो कभी भी अगर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम कितनी लेते हैं, S इक्वल टू हाफ लेते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे पेयरिंग में आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका हम लेते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो यानी अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी हाफ लेनी है, और प्लस हाफ ही रखना अपने को फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना। ठीक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ऐसे करना रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे देखो, यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये दे रखा मान लीजिए, उससे हम स्पिन फाइंड आउट करेंगे, उससे फिर हम M फाइंड आउट कर देंगे। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 0 है, यानी सारे के सारे पेयरिंग में है। अब सारे पेयरिंग में आ गए तो उनकी सबकी स्पिन कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एक की प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, सब पेयरिंग में, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो आ गई 0। अब यहां पे S की वैल्यू 0 पुट करो तो M की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और जब M की वैल्यू 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, सिंगलेट कहते हैं, सिंगलेट। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो उसकी स्पिन कितनी होगी, हाफ। तो हाफ होगी तो यहां पे वैल्यू हाफ रखो, तो हाफ रखने में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 1 + 1, M की वैल्यू 2 आएगी, इसको हम कहेंगे डबलेट। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए तो उसकी स्पिन कितनी होगी, हाफ प्लस हाफ कितनी होगी, 1। S की वैल्यू वहां पे 1 पुट करना, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। M की वैल्यू जब 3 आएगी तो उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। समझ आ रही बात? तो अब हम पढ़ेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, फिर टाइप ऑफ कार्बन करते हैं। अब देखो अपने को टाइप ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन में क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। क्या केस बन सकता है, दोनों पेयर्ड हो या दोनों अनपेयर्ड हो। अगर दोनों पेयर्ड होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो M की वैल्यू 1 आएगी, यानी सिंगलेट कार्बन कहलाएगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो M की वैल्यू 3 आएगी, यानी ट्रिपलेट कार्बन कहलाएगा। तो अब हम लिख लेंगे टाइप ऑफ कार्बन। हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, टाइप ऑफ कार्बन। ठीक, जैसे इसमें क्या है, टाइप ऑफ कार्बन में हम करेंगे, एक तो लिख लो सिंगलेट कार्बन और एक लिख लो ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन और नेक्स्ट इज ट्रिपलेट कार्बन। अब सिंगलेट में मैंने आपको क्या बताया, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। जैसे ये है, 2 तो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और दोनों इलेक्ट्रॉन बाकी पेयरिंग में होंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, 2 तो बॉन्ड पेयर
और दोनों बचे हुए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या बोलोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 1। उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो? 2। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? 3, इसलिए ट्रिपलेट कार्बन है। बात समझ में आई? अब देखो, इसमें 2 बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो ऐसा शेप बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? और ये वाला शेप बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंट कार्बन, बेंट शेप। और हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे इसका? 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, बोलो भाई क्या बोला जाएगा? sp2। ठीक, ये पैरा के डाया, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है। तो सिमिलरली अगर इसमें बात की जाए, तो इसमें तो क्या है, सिंपल ये लीनियर रहेगा, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जब लोन पेयर आता है तब हम बेंट शेप करते हैं, तो लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें आप क्या बोलोगे? लीनियर शेप है। ठीक, और ओनली 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर जब स्टेरिक नंबर 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये पैरा के डाया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। समझ आई बात? बस इतना पता होना चाहिए आपको, इतना ही काफी है। इसके बारे में और जानना चाहते हो और ज्यादा ये लिख सकते हो, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही ऑर्बिटल में है, तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो लेस स्टेबल होगा। ये बात लिखना चाहो लिख लो, बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल। बात समझ में आई? अब सेम ऑर्बिटल में है, तो अब हम क्या करेंगे? बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन सेम ऑर्बिटल, तो क्या बोलोगे? मोर रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा होगा, लेस स्टेबल। तो सिंगलेट कार्बन क्या होगा? थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इधर आ जाओ, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, बोथ इलेक्ट्रॉन आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल। ठीक, तो अब क्या बोलोगे? दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो क्या बोलोगे? लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन होगा तो क्या बोलेंगे? मोर स्टेबल। तो हम बोलेंगे अगर सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में बात की जाए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रिपलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो इतनी सी बात इसके बारे में लिख लो, फिर हम नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखो नाइट्रीन। तो नाइट्रीन की डेफिनेशन क्या होगी, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। इसमें लिखो न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम which have one bond pair to one lone pair and two non-bonding electrons, two non-bonding electrons is called नाइट्रीन। इसका मतलब समझ रहे हैं कैसे? जैसे ये बनेगा, यहां पे देखो, नाइट्रीन में एक तो हो गया बॉन्ड पेयर, और यहां पे एक आएगा आपका लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में ही रहेंगे। और 2 नॉन बॉन्डिंग का मतलब ये है वो पेयरिंग में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये आपका नाइट्रीन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में होंगे। समझ आ रही बात? यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करें, जैसे ये एग्जांपल दे दिया मेरे को, ये क्या है? मिथाइल नाइट्रीन है। ठीक, मिथाइल नाइट्रीन है। समझ आ रही बात? और अगर ऐसे दे दिया जाए RCON, ये वाला दे दिया जाए, ये क्या है आपका? ये असाइल नाइट्रीन है। क्या है? असाइल नाइट्रीन है। अब असाइल नाइट्रीन जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे काम आएगा। ये होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। होफमैन ब्रोमामाइड
रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी लिख लो बेशक। समझ आ रही बात? अब अपने को टाइप ऑफ नाइट्रीन लिखने से पहले हम एक छोटी सी चीज और यहां पे कर लेते हैं। देखो, एक तो कार्बिन हमने पढ़ा, अभी कार्बिन जो हमने पढ़ा, तो कार्बिन में हमने क्या देखा कि इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। ठीक, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके ऑक्टेट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऐसे ही हमने नाइट्रीन में क्या देखा, 1 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी टोटल क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का ऑक्टेट क्या है, बोथ हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोथ हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक, सो बोथ वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें कोई डाउट? देखो, क्योंकि दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों के ही ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण दोनों ही किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। एक बार ये लिख लो, फिर हम टाइप ऑफ नाइट्रीन करते हैं। अब नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ नाइट्रीन, टाइप ऑफ नाइट्रीन। अब नाइट्रीन आपको पता है, नाइट्रीन क्या होता है भाई, ऐसा न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम जिसके पास एक तो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। तो यहां पे 2 केस बनेंगे। एक बार तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और m की वैल्यू 1 आएगी तो वो सिंगलेट नाइट्रीन कहलाएगा। ठीक, एक केस क्या बन सकता है, जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों क्या हो जाएं, अनपेयर्ड हो जाएं। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और m की वैल्यू जब 3 आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन कहेंगे। तो 2 टाइप के नाइट्रीन होंगे, तो लिख लो मेरे साथ साथ, एक तो सिंगलेट नाइट्रीन और सेकंड वन इज ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट नाइट्रीन होगा। अब कैसे बनेंगे ये बना के दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे इसमें अगर बनाया जाए तो दोनों पेयरिंग में आएंगे, यहां पे ये भी पेयरिंग में आएगा। ठीक, और यहां पे ये क्या होगा, ये एक पेयरिंग में, ये एक लोन पेयर है और ये दोनों नॉन बॉन्डिंग वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने लिखोगे, बोलो भाई, सारे ही पेयरिंग में हैं, 0। m की वैल्यू कितनी आई, 1, तो इसलिए इसको क्या बोला, सिंगलेट नाइट्रीन। ठीक, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 2 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, तो हम क्या बोल देंगे, sp2 होगा। लेकिन शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड लीनियर ही तो बनाएगा ऐसे, एक सिंगल बॉन्ड। समझ आ रही बात? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पैरा के डाया मैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर उसकी बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो भाई, 2 हैं। तो m की वैल्यू 2 आएगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ट्रिपलेट। m की वैल्यू 3 आएगी, सॉरी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रिपलेट नाइट्रीन बोला। और इसके पास एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो क्या बोलेंगे, स्टेरिक नंबर 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, शेप हम लीनियर बोलेंगे, और बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो इट इज पैरामैग्नेटिक। इतना काफी है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, कार्बिन और नाइट्रीन में आपको क्या पढ़ना है। कार्बिन और नाइट्रीन में इतना ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर आपके कभी भी नहीं पूछता। बहुत कम चांसेस होते हैं सिंगलेट नाइट्रीन या ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में आपसे पूछ ले। बस पूछ सकता है तो क्या, ये नोट कर लो। देखो यहां पे ये जो है ना, यहां पे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, असाइल नाइट्रीन क्या है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ये आगे भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको सिखाऊंगा। ठीक, एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पे अगर हम देखें, जो आपका कार्बिन में बना था, ये वाला राइमर टाइमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन, राइमर टाइमन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया है,
इसके अलावा इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे कार्बन और नाइट्रीन में कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मैं आपको रिएक्शन के टाइम पे करवाऊंगा, और वो भी मैं आपको असाइल नाइट्रीन भी रिएक्शन के टाइम पे करवाऊंगा ही सही। ठीक, तो चाहो तो कार्बन और नाइट्रीन को आप स्किप कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आईआईटी में ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ आ रही बात, ये आईआईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक लिखो, टाइप ऑफ रिएक्शंस। और टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम ये देखेंगे कि GOC2 में जितनी भी रिएक्शंस हमें पढ़नी है उनका हम एक पूरा टेबल बना लेंगे। कंप्लीट रिएक्शन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ओनली ओवरव्यू लेंगे कि आने वाले 14 लेक्चर में हमें कौन सी रिएक्शंस करनी है। और ध्यान रहे, आपको साथ के साथ नोट डाउन नहीं करना है, पहले समझना है, लास्ट में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आज के टॉपिक की हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं? 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक एडिशन रिएक्शंस, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, यहां से एरो निकाल रहा हूं कि एडिशन रिएक्शंस। कौन सी एडिशन रिएक्शन सबसे पहले आएगी? एडिशन रिएक्शंस। ठीक, एडिशन रिएक्शंस में देखो क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है। अब जब भी एडिशन होगा, कहां पे होगा? सोचो कहां पे होगा। जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यहां पे मैं कुछ ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना। मान लीजिए कार्बन ने यहां पे डबल बॉन्ड बनाया होता, तो अब मैं क्या कर सकता था, इसमें से इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता, तो यहां पे एक वैलेंसी फ्री हो जाती और यहां पे कुछ ना कुछ ऐड कर सकता था। तो ये हुआ एडिशन। समझ आ रही बात? अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और यहां पे आपका कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। मैंने बस ये समझाया आपको कि एडिशन कहां पे होगा, आपका डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी है मान लीजिए। ठीक, तो इसका हमने पाई बॉन्ड तोड़ा और यहां पे क्या ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। इस पे वैलेंसी फ्री हुई, इस पे वैलेंसी फ्री हुई, इस पे हम मान लीजिए हमने एक्स ऐड कर दिया और इस पे वाई ऐड कर दिया, तो ये हो गई आपकी एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या होता है, एडिशन रिएक्शन फर्दर आपकी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी आयोनिक रिएक्शन और एक फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी होगी? एक तो आयोनिक रिएक्शन होगी और नेक्स्ट वन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक, अब इसको फर्दर आगे हम पढ़ते हैं। देखो आयोनिक रिएक्शन में क्या होंगे, यानी आयंस का एडिशन होगा। आयन क्या है? कैटायन ऐड हो सकता है या एनायन ऐड हो सकता है। अब कैटायन किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, और एनायन किसका काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। यानी कैटायन, यानी ऐसे बोल दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोल दो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का एडिशन होगा तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का एडिशन होगा तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आयनिक रिएक्शन में 2 टाइप के आयन बनते हैं, एक तो आपका कैटायन और एक एनायन। कैटायन यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन होगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी EAR बोलेंगे, और जब आपका एनायन यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहां पे हो सकता है, अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो यहां पे ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, और क्या पढ़ते हैं? कार्बन कार्बन हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पढ़ते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई बॉन्ड की। ठीक, अब ये कैसा है, ये किसका काम कर सकता है? ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये किसके ऊपर अटैक कर सकता है? ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसमें प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये यहां से इसके ऊपर अटैक कर देगा। और सिमिलरली इसके केस में होगा, ये भी इसके ऊपर अटैक करेगा।
लेकिन अगर बात की जाए पोलर पाई बॉन्ड की, तो पोलर पाई बॉन्ड हमेशा ये ऐसे टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, और ये ऐसे टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो कार्बन पे प्लस आ रहा है तो कार्बन जाकर के किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा, बल्कि कार्बन पे आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां पर भी कार्बन पे आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इन केसेस में कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यानी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। यानी ये दोनों क्या देंगे? आपकी NAR देंगे, और ये दोनों आपके यहां पे क्या दे रहे हैं? EAR दे रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यानी EAR किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी? एल्कीन की और एल्काइंस की। समझ आ रही बात? और कार्बोनिल कंपाउंड्स की या नाइट्राइल्स की, साइनाइड्स की क्या होंगी? NAR कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी। तो अब हम इसको शॉर्ट में यहां पे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? ठीक, ये डिटेल में आगे मैं समझाऊंगा, पूरी रिएक्शन समझेंगे। ये मत सोचना सर ने रफ कर दिया, इसको तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन लेनी ही नहीं आपको। ठीक, तो यहां पे ये क्या, ये किसकी रिएक्शंस है? एल्कीन्स की, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। ये लिखो या ना लिखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखना चाहो तो चलो लिख लो, फिर भी लिख देता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन और एल्काइंस ये रिएक्शन देंगे। ठीक, और NAR किसकी होगी? आपकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की होगी और नाइट्राइल्स की होगी। ठीक, समझ आई ये बात? और अब नेक्स्ट आता है, देखो अब यहां पे फ्री रेडिकल का भी एडिशन हो सकता है। अब फ्री रेडिकल का एडिशन कहां होगा? सोचो, फ्री रेडिकल का एडिशन जब भी आपका होगा, यहां पे तो होगा नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये वाला केस ले लें, भाई एडिशन तो सिंपल सी बात है, पाई बॉन्ड पे होना है। अगर मान लीजिए ये वाला पाई बॉन्ड आपने ले लिया, क्या इस पे फ्री रेडिकल का एडिशन होगा? भाई फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल से ही अटैच होगा, सिंपल सी बात है। ये फ्री रेडिकल है, ये जाकर के किससे अटैच होगा? फ्री रेडिकल से अटैच होगा, तभी तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक, और यहां पे ये टूट रहा है ऐसे, ये टूट रहा है प्लस और माइनस में। ठीक, तो इसके साथ तो फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक, पोलर पाई बॉन्ड के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी ये ना तो ये करेगा ना ये करेगा। तो कौन कर सकते हैं? ये वाले कर सकते हैं, एल्कीन एल्काइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब एल्कीन एल्काइन फ्री रेडिकल के साथ एडिशन रिएक्शन देंगे तो उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी FRAR। समझ आई कि नहीं आई बात? और इसमें मेनली यहां पे एल्कीन्स आपकी ये रिएक्शंस देती हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? तो फर्स्ट टाइप यानी एडिशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कभी फुटबॉल का गेम देखा हो तो उसमें क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बाहर प्लेयर बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर जो रहते हैं वो बीच बीच में ऐसे वो नंबर दिखाते हैं, एक है ना, एक तख्ती सी ऐसे दिखाते हैं, फिर वो एक बाहर आ जाता है, वो अंदर चला जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? ये एज ए सब्स्टिट्यूट आया है। जैसे प्लेयर नंबर 13 प्लेयर नंबर 7 की जगह एज ए सब्स्टिट्यूट आया है। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। क्या होगा इसमें? जैसे यहां पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपल लिख के दिखाता हूं, मान लीजिए ये AB सबस्ट्रेट है। अब हुआ क्या, यहां से B निकल गया, ठीक, और C एज ए सबस्ट्रेट आ गया उसकी जगह ऐसे यहां पे। ठीक, तो ये रिएक्शन कैसे होगी? यहां पे A में से B निकल गया और C उसका एज ए सबस्ट्रेट आ गया। ठीक, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक तो आयोनिक रिएक्शंस और दूसरी क्या होंगी आपकी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक तो होंगी आयोनिक रिएक्शंस, ठीक, और दूसरा फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो फ्री रेडिकल इसमें क्या होगा? आयोनिक रिएक्शंस में देखते हैं क्या होगा। देखो आयनिक रिएक्शंस में आयंस, दो टाइप के आयंस का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कैटायन का हो सकता है या एनायन का हो सकता है। कैटायन मींस इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाए देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये दो टाइप की होती हैं, ESR
और NSR। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? अब अगर हम बात करें यहां पे ESR, देखो मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। ESR किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? एरोमेटिक कंपाउंड की है, बेंजीन की है। जैसे मेनली बेंजीन है, टोलिन है, या आप ऐसा लिख लो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, छोटा छोटा अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, अभी 2 रिएक्शन और करनी है, इसलिए मैंने पहले आपको बोला था आप मत लिखो, बाद में लिख लेना। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन मैंने ले लिया। अब बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। आपके माइंड में यह क्वेश्चन आना चाहिए था, सर इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दी? तो इसका मतलब भी आप यहां पे समझेंगे। देखो होता क्या है, जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, अब ये तो श्योर है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, और जब यहां पे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो ये पाई बॉन्ड मान लीजिए ऐसे टूटा, ऊपर माइनस आया और साइड में प्लस आया, जैसे मान लीजिए ये हुआ। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन और यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब क्या करेगा, अब इसने एरोमेटिसिटी लॉस कर दी, तो ये ऐसे तो नहीं रहना चाहेगा और ऐसे नहीं रहना चाहेगा, तो यहां पे ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन की छुट्टी कर देता है और ये एज ए यहां पे पाई बॉन्ड आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी यहां से खत्म हो जाता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये वापिस आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा और बेंजीन अपनी क्या कर लेती है, एरोमेटिसिटी वापिस से गेन कर लेगी। कैसे कर लेगी, थोड़ा बड़ा बन जाए यार, क्योंकि जगह ऑलरेडी थोड़ी सी कम है, उसको देखते हुए काम करना है। यहां पे ये आ गया। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन था। ठीक, हाइड्रोजन हटा और इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आया, यानी प्लेयर नंबर 13 की जगह प्लेयर नंबर 7 आया, एज ए सब्सटीट्यूट आया। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं, नेक्स्ट किसकी बात आती है, NSR की। ये तो हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती है, अपने को समझ में आया। क्योंकि जब बेंजीन यहां पे अगर एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया हमने, तो यहां पे जो ये बना, ये इंटरमीडिएट जो बना, यहां पे बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, तो उसने वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वापस हाइड्रोजन को वहां से रिलीज कर दिया, तो वापस बेंजीन बन गया। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रोफाइल आया, हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आया, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी, ना के एडिशन रिएक्शन दी, जबकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तब भी। बात समझ में आई? अब NSR की बात, जैसे मान लीजिए यहां पे ये है RCl है, ठीक, और RCl की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दी जाए, तो यहां पे ये ऐसे निकलेगा और ये यहां पे अटैक करेगा। एक्चुअल में रिएक्शन में क्या होगा, RNU और ये Cl- ऐसे। तो अब क्या हुआ, Cl- एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पे एज ए सब्स्टिट्यूट आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 3-4 लेक्चर इसी में लगेंगे, तो अभी इसको मत लिखो बेशक, अपने को तो ओनली टेबल बनानी है। तो किस किस चैप्टर में आती है ये, देखो अल्काइल हैलाइड में आती है, ठीक, अल्कोहल्स में आती है और ईथर में भी आती है। कैसे आती है आगे डिटेल में पढ़ोगे। और मेनली हम यहाँ पे SN1, SN2 और एक रिएक्शन और पढ़ते हैं SNI, उसके बारे में डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में समझते रहना। ठीक, और इसके अलावा हम एक जगह और पढ़ते हैं, जैसे अगर बात की जाए, अब मेरे को थोड़ा सा इनको छोटा भी करना पड़ेगा और थोड़ा कहीं ना कहीं शिफ्ट भी करना पड़ेगा। अब अगर यहां पे बात की जाए, देखो पहले ही छोटा कर लेते हैं ताकि आ ही जाएगा फिर तो ये। ठीक, कि अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह मैं यहां पे बना लेता हूं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये एरोमेटिक के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये अगर ये आ जाए, यहाँ पे
जैसे एसिड आ जाए या एसिड डेरिवेटिव आ जाए इसकी जगह, या एस्टर आ जाए या एसिड हैलाइड आ जाए, तो इन केस में भी ये क्या देगा, NSR रिएक्शन देगा। और इनकी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, SNAE कहते हैं, SNAE। समझ आई बात, कोई डाउट है क्या? ठीक, इसके बाद एक और रिएक्शन हम यहां पे पढ़ते हैं। अगर बात की जाए अराइल हैलाइड्स की, तो ये जो रिएक्शन देंगे उसको हम SNAR के नाम से पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक, या अराइल हैलाइड्स ऐसे बोल देंगे। ठीक, ये इतना ही पढ़ना, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आती है फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो इनको शॉर्ट में हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी FRSR। ठीक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी फ्री रेडिकल एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा। समझ आ रही बात? और फ्री रेडिकल जब एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा तो यहां पे देखो, मान लीजिए ये बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, और ये पोलर बॉन्ड है, तो इस पे क्या है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, सी पे प्लस आएगा, हैलाइड पे माइनस आएगा। अब इसके साथ तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कर नहीं सकता। अब फ्री रेडिकल कहां पे रिएक्शन करेगा, फ्री रेडिकल जहां पे नॉन पोलर बॉन्ड होगा वहां पे रिएक्शन करेगा मेनली। तो मेनली जैसे नॉन पोलर बॉन्ड कहां पे होगा, कार्बन कार्बन का हो गया, तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के केस में भी कर सकता है। तो इन केसेस में आपकी मेनली फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और इनको हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहां पे आता है, कहां पे आएगा बोलो, सिंगल बॉन्ड पे होनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपका एल्केन्स में आएगा, तो फ्री FRSR आपकी एल्केन्स में होगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और छोटा करके अब हम पूरी टेबल को अच्छे से बना लेंगे। दो हमारे पार्ट बचे, दोनों छोटे छोटे हैं, ये इजीली हमारा हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, यहां पे एक तो आती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक, एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे A और B था, यहां पे मान लीजिए X है, यहां पे Y है, तो अब क्या होगा, तो यहां पे मान लीजिए ये Y अपना बॉन्ड लेके चला जाए, ऐसे येलो पेन से शो कर देता हूं, मान लीजिए Y अपना बॉन्ड लेके ऐसे चला जाए। ठीक, तो फिर X की छुट्टी होगी और ये पाई बॉन्ड यहां पे ऐसे आएगा। ठीक, तो ये बनेगा ऐसे। तो क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, X और Y का यहां से एलिमिनेशन हुआ, और एलिमिनेशन का रिजल्ट किस में बना, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हुआ। तो यहां पे क्या होता है, इससे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है यहां पे हम E1 और E2 रिएक्शंस मेनली पढ़ते हैं एलिमिनेशन में, जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन सीखेंगे। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SN1 SN2 E1 E2, इसमें हम कंपैरिजन भी करते हैं अच्छे से, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन आती है हमारी, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंज कैसे होगा, जैसे मान लीजिए A B और C है, तो C यहां पे आ जाए और B यहां पे चला जाए। ठीक, तो ये रीअरेंज हो जाए ऐसे ACB, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। इसमें हम मेनली आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। आइसोमेराइजेशन दोबारा लिख देता हूं, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, ये क्या होती हैं आपकी, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये टोटल अपने को पढ़ना है। ये पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई। अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो तो बड़ा करके देख लेते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप कर लेंगे, लिख लो इसको ढंग से, नहीं तो आपको जो PDF इसकी मिलती है वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल अपनी रिएक्शंस है। अब देखो, हमने एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ लिया। देखो, एल्कीन की एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, EAR। कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्या है या साइनाइड्स की क्या है, आपकी NAR। ठीक, तो FRSR कहां पढ़ेंगे, एल्कीन्स में। FRAR कहां पढ़ेंगे, एल्कीन्स में पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। ठीक, ESR क्या है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड क्या देंगे, ESR रिएक्शन देंगे। NSR कौन देंगे, एल्काइल हैलाइड दे सकते हैं, अल्कोहल दे सकते हैं, ईथर दे सकते हैं, या SNAE
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन, ये कौन देंगे? एसिड और एसिड के डेरिवेटिव देंगे। फिर इसके बाद अगर आपके एरोमेटिक हैलाइड है वो क्या देंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एराइल हैलाइड्स, SnAr। ठीक, तो इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या करेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन करेंगे और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये नॉर्मल सी रिएक्शन होती है, 2-4 चीजें इसमें देखनी होती है, वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है, ये चलेंगी आपकी 14 लेक्चर तक, वो तो 5 मिनट का टॉपिक है। 14 लेक्चर में अपने को ये पढ़ना है। बात समझ में आ गई? पूरी इमेज आपके सामने क्लियर है। अब इस इमेज का बेनिफिट क्या है? जब आप पढ़ेंगे ना घर पे, जब आप पूरी GOC2 रिवाइज कर लेंगे तो इस टेबल को सामने रखना। फिर इस टेबल को सामने रखने के बाद आप ये सोचना EAR में आपने क्या क्या पढ़ा, NAR में आपने क्या क्या पढ़ा, FRAR में आपने क्या क्या सीखा, आपने ESR में क्या सीखा, NSR में क्या सीखा, FRSR में क्या सीखा, E1 E2 में क्या सीखा, पूरे एक साथ आप रिमाइंड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। आज का ये लेक्चर था आपका, और आज हमने कोई ज्यादा तो पढ़ा नहीं है। ये टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी हैं, ये आपके सामने है। कार्बिन नाइट्रिन में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है डाइक्लोरोकार्बिन राइमर टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और आपका असाइल नाइट्रिन वो होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। ये आगे आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे ही सही। ठीक, कार्बिन नाइट्रोजन में कुछ ज्यादा रिवाइज करने का है नहीं, फिर भी एक बार आप सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट ट्रिपलेट नाइट्रिन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बस एक बात जरूर ध्यान रखना, सिंगलेट का आपका कार्बिन हो चाहे आपका नाइट्रिन हो, दोनों के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम वो क्या करेंगे? दोनों एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। बात समझ में आई? और इससे पहले हमने लिविंग ग्रुप पढ़ा था। लिविंग ग्रुप में कुछ भी नहीं है, जो रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को एज एन एनायन लीव कर दे उसको लिविंग ग्रुप कहते हैं। जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा या जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। ठीक, एक बात ध्यान रखना, वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक, और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कभी भी फाइंड आउट करनी है, आपको एनायंस दे रखे होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना, उससे आप क्या बता दोगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है, जो मैंने कौन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। जो एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शंस और EAR हम कल स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको रेडी रहना है। बस आज के लिए कोई ज्यादा काम नहीं है, बिल्कुल ईजी सा है ना, ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। लेक्चर पढ़ा, उसको 2 मिनट देखा, काम खत्म हो गया। ठीक है, लिविंग ग्रुप एक बार अच्छे से कर लेना। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।